वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब ये कर्व हमें क्या जानकारी देगा और इस कर्व को बनाया कैसे गया। तो देखो, इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या था। इसको बनाने के लिए मान लीजिए एल लेंथ के किसी वायर पर एम मास को सस्पेंड किया गया। इस वायर का क्या क्या पता था। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जानकारी थी, इस वायर की लेंथ के बारे में जानकारी थी, ये जो मास सस्पेंड किया इसके बारे में जानकारी थी, और इसके साइड में रेफरेंस वायर और पॉइंटर की मदद से हमने क्या किया। मास मान लीजिए 1 किलोग्राम रखा, 1 किलोग्राम रखा, ये नोट किया कितना रीडिंग है, कितना लेंथ है, मास बदला, मास को वेट, मास बढ़ाया, मास बढ़ाया तो क्या हुआ, मास बढ़ाया, वेट बढ़ा, वेट बढ़ा तो क्या हुआ, एक्सटेंशन बढ़ा। अच्छा, एक्सटेंशन बढ़ा तो क्या हुआ, एक्सटेंशन बढ़ा तो पॉइंटर का मूवमेंट हुआ, हमने एक्सटेंशन मेजर कर लिया। फिर से मास चेंज किया, फिर से मास चेंज किया तो फिर से क्या फर्क पड़ा, मास बदला, वेट बदला, वेट बदला, एक्सटेंशन बढ़ा, एक्सटेंशन नोट कर लिया। मतलब हमने स्ट्रेस मास बढ़ाया। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, चेक कीजिएगा। स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया था रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, जिसे हमने स्ट्रेस डिफाइन किया था। नाउ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में स्ट्रेस हम ये कह रहे थे एफ अपॉन है, यहां पर एफ एम जी अपॉन है। अब चेक करो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा। भाई आपने मास बढ़ाया तो मास के बढ़ाने पर क्या बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, ठीक है। मास के बढ़ने से क्या हुआ सर, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ तो एक्सटेंशन बढ़ता गया। अच्छा, एक्सटेंशन बढ़ा, स्ट्रेन की डेफिनेशन याद करो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, ओरिजिनल लेंथ। तो भाई एक्सटेंशन बढ़ा, इसका मीनिंग क्या बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन बराबर। तो स्ट्रेस के डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्ट्रेन की डिफरेंट वैल्यू ली गई, वैल्यू नोट डाउन की गई, वापस वैल्यू चेंज की गई, वैल्यू नोट डाउन की गई, फिर से वैल्यू चेंज की गई। अब क्या करेंगे भाई, वैल्यू चेंज करके नोट डाउन करके करेंगे क्या, प्लॉटिंग की गई। तो प्लॉट करने पर जो ग्राफ मिला उसे कहा जाता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। अच्छा, अभी एक बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार सर ये ग्राफ की जरूरत क्या पड़ी, ग्राफ नहीं बताते तो क्या फर्क पड़ता था। बच्चों, आपको 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ने को मिला था, V इक्वल टू आई आर। वहां पे भी एक्सपेरिमेंटली आपने क्या किया, तो आपने वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बदला था और करंट नोट करते रह गए थे। तो ग्राफ प्लॉट किया क्यों था, बोले सिंपली सर हमको जानकारी है कि ग्राफ हमें आइडिया देता है, समझने में मदद देता है, हमें मदद करता है कि हम उसके वेरिएशन को समझ सके, चेंजेस कैसे आ रहे हैं उसको ग्राफिकली समझ सकें और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो सिंपली यहां पर भी वही वाली बात है। सर फिर ये किन मटेरियल के लिए किया गया, कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मटेरियल जो इलास्टिक प्रॉपर्टी पजेस करते हैं उन सब मटेरियल के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कर्व ऑब्टेन किया गया। मैं कंप्लीट सिमिलर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लगभग लगभग बातों के बारे में। अच्छा, ये ग्राफ बना कैसा, तो मेरा एक स्टेटमेंट, मेरा एक तरीका याद रखना है। ये ग्राफ ऐसा बना, ये ग्राफ ऐसा बना, सर मतलब क्या, ये ग्राफ ऐसा बना, सर कैसे, देखो बेटा ऐसे, ये ग्राफ ऐसा बना मतलब क्या, तो स्ट्रेस, ये आपके पास में स्ट्रेन है, कुछ समय तक सीधा, फिर ऐसा, ये देखिए ऐसा गया, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ऐसा और ऐसा ग्राफ, ऐसा जब बन रहा था तो थोड़ा एक्सटेंशन ज्यादा बताया गया। अब देखो कई किताबें देखोगे आप, एनसीईआरटी देखोगे तो थोड़ा आपको अलग ग्राफ मिलेगा। आप वर्मा जी की किताब देखेंगे, एचसी वर्मा जी की, तो थोड़ा हल्का फुल्का अलग ग्राफ मिलेगा। डीसी पांडे जी की किताब देखेंगे तो अलग ग्राफ मिलेगा। आप और कोई अदर किताब देखेंगे तो उसमें कुछ अलग ग्राफ मिलेगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्राफ थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ है, लेकिन उनके लगभग लगभग एक्सप्लेनेशन सबके सेम है। तो यहां से यहां तक के पार्ट को, ओ से लेकर ए, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज बी, दिस सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। थोड़ा समझने पे ध्यान देना, ये ग्राफ क्या है, ये आपके पास में थीटा,
ये ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में प्लॉट किया गया ग्राफ। अब समझना स्टूडेंट ध्यान से, ओ से लेकर ए कौन सा रीजन है? तो सर बोले ओ से लेकर ए तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सर आप चेक करो, ओ से लेकर ए कौन सा लाइन दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब जब स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो आपको याद आना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। वायर के लिए किया जाए तो यहां पर y लिख दीजिए। y मतलब कौन सा मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस। इस लॉ को कौन सा लॉ कहते हैं? तो सर बोले इसे हुक्स लॉ कहते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, हुक्स लॉ कहते हैं। तो मतलब O से A तक स्ट्रेट लाइन रीजन है, तो कौन वैलिड है? तो हुक्स लॉ इज वैलिड। यहां से यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ये वो रीजन है जहां तक मटेरियल कंप्लीटली प्लास्टिक है, इलास्टिक है, इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक का मतलब क्या? अब इस लेवल तक जब तक जहां तक आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे और आपने मान लो स्ट्रेस हटा दिया। सर बोले स्ट्रेस कैसे हटाते हैं? सिंपली तरीका देखो, स्ट्रेस हटाने का तरीका। स्ट्रेस मतलब mg अपॉन है, थोड़ा समझने पे ध्यान देना भाई। मास ही रिमूव कर दिया तो मास रिमूव कर दिया, स्ट्रेस हट गया। स्ट्रेस हटा तो क्या होगा? बताओ, स्ट्रेस हटा तो क्या होगा? बोले सर कुछ नहीं, अंडर इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ के लिए बात आप और हम अच्छे से जानते हैं सर, कि जब स्ट्रेस की बात हो रही है, मास हट जाता है, तो मास के हटने से, स्ट्रेस के हटने से वापस से वो अपना शेप रीगेन कर लेता है। और यही प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? इलास्टिसिटी। क्योंकि इलास्टिसिटी का बेसिक मीनिंग क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट regain its original shape after removal of external force. Applied force is called elasticity. अब देखो, आपने और थोड़ा स्ट्रेस और बढ़ाया, मतलब मास और बढ़ाया, तो मास के बढ़ाने पर देखा गया कि स्ट्रेन वाला जो ग्राफ है, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन ये अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन जब पॉइंट बी तक आप पहुंचे और फिर से आपने क्या कर दिया? फिर से अगर आपने वापस से मास को हटा दिया, मास को क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब मास को हटाया मतलब वेट हट गया, वेट हटा इसका मतलब क्या हट गया? स्ट्रेस हट गया। मास को हटाया मतलब क्या हट गया? वेट हट गया। वेट को हटाया इसका मतलब क्या हट गया? यहां पे स्ट्रेस से हटा डाला आपने पूरा। जब स्ट्रेस हटा दिया तो अभी भी आपकी उम्मीद क्या थी? सर पिछले टाइम तक वो से तो हो रहा था, वापस से ओरिजिनल शेप गेन कर रहा था, लेकिन यहां पर इसने ओरिजिनल शेप गेन नहीं किया, कंप्लीट ओरिजिनल शेप गेन नहीं किया। ऑल्दो इलास्टिसिटी या इलास्टिक नेचर अभी भी है, लेकिन कंप्लीट ओरिजिनल शेप गेन नहीं किया। अब देखो यहां पर आप चेक करो, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये जो पोर्शन है जहां पर ओरिजिन पे शिफ्टिंग ना होते हुए वापस से कहीं ना कहीं इस ग्राफ का पैरेलल लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। तो ए से बी वाला रीजन इलास्टिक ही है, लेकिन कंप्लीट शेप रिगेन नहीं कर रहा है। अब देखिए, और आपने क्या किया? आपने अब स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाया तो भी स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। और देखो ये ग्राफ का वो हिस्सा है, वापस समझना, ये ग्राफ का वो हिस्सा है, वो भाग है जहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करना ध्यान से। ये ग्राफ का वो हिस्सा या वो भाग है, देखिए यहां पर क्या है, लगभग पैरेलल टू स्ट्रेन ग्राफ है। यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू मान लो कोई वैल्यू होगी, हमें नहीं पता स्ट्रेस की कितनी वैल्यू, बट देयर इज समथिंग वैल्यू। तो मुझे नहीं पता है स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है ना? आपको नहीं पता है वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन ये पता है कि वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहां इस रीजन से स्ट्रेस इज कांस्टेंट बराबर, और स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रेस लगाया ही नहीं है, या जो लगाया वही लगाया है, फिर भी वायर के एक्सटेंशन होता जा रहा है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक एक्सटेंशन होता जा रहा है। मतलब क्या हुआ? इसे हम कहेंगे ए से बी वाला रीजन है, ठीक है। हुक्स लॉ डू नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल, ऐसा मैं कह सकता हूं। हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बट इलास्टिक रीजन, फिर भी इलास्टिसिटी एग्जिस्ट। अच्छा, बी से सी वाला पोर्शन क्या कहलाया? विदाउट, या कह लीजिए इवन इफ स्ट्रेस is decreased, still strain increases और extension take place। क्या बोलेंगे हम इसे? extension take place।
एक्सटेंशन होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बराबर है। और ये जो पॉइंट आपके पास में सी पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, ये जो पॉइंट है, व्हेन पॉइंट सी पर देखना, व्हेन या कह लीजिए एट दिस पॉइंट position or oblique point, even if no external force is increased, still extension take place, still extension take place like flow, लाइक फ्लो, इसीलिए इसे कहा जाता है प्लास्टिक फ्लो। कौन सा फ्लो कहा जाता है स्टूडेंट से? प्लास्टिक फ्लो। इस रीजन में इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं है, मतलब अगर आपने अब फोर्स हटा लिया तो अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करने वाला, इट विल नॉट गेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप नाउ। ये देखा गया कि अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करता। अब एक इलास्टिक सब्सटेंस का बिहेवियर प्लास्टिक सब्सटेंस की तरह हो रहा है, मतलब क्या सर? भाई यहां तक शेप को रिगेन कर रहा था तो क्या था? इलास्टिक था। अब यहां के बाद आप लोड रिमूव कर लो, लोड हटा भी लो, तो अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर रहा है। मतलब कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करता है, तब हम उसे प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब उसके बाद में आपने और फोर्स अप्लाई किया तो स्ट्रेस को और बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ता जाता है। डी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वायर में नेक फॉर्म होता है, फ्रैक्चर होना स्टार्ट होता है, नेक फॉर्म होता है। नेक मतलब वायर का जो, आप ऐसे कीजिएगा, वायर को लेकर इस तरह से फॉर्म कीजिएगा, तो ऐसा इस तरह से करने पर वायर पर जहां पर बेंड होता है वहां पर नेक टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और उसके बाद और आपने अगर उसको खींचा तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ई वो पॉइंट होता है जिसमें वायर टूट जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमें मटेरियल के क्लासिफिकेशन में मदद करता है। जैसे कि कुछ मटेरियल हम जानते हैं जिन पे आपने फोर्स लगाया, तो भी फोर्स लगाने पर वो मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है ना? ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल कैसे मटेरियल कहलाते हैं? तो ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, अंडर इलास्टिक लिमिट भी वो टूट जाते हैं, इवन दैट ब्रेक अंडर द इलास्टिक लिमिट। तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनको कैटेगराइज किया जाता है डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल का मीनिंग क्या हुआ? भाई अंडर इलास्टिक लिमिट तो इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर स्ट्रेस बढ़ाया जाए तो उनका लेंथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है। तो लेंथ बढ़ाई जा सके, लेंथ बढ़ाई जा सके, जैसे गोल्डन वायर, लेंथ आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बराबर है। काफी लंबा लेंथ बढ़ाया जा सके तब तक वो ना टूटे, भले वो प्लास्टिक शेप में चले जाए, प्लास्टिक नेचर में चले जाए, उन्हें डक्टाइल कहा जाता है। और मेलेबल मटेरियल मतलब क्या? मेलेबल मतलब जिनको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जिनको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके, आप उसे पीट पीट कर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ऐसे मटेरियल को मेलेबल मटेरियल कहा जाता है। तो हमने अभी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एक मटेरियल और समझा है और एक मटेरियल और जाना है। रबर के बारे में हम जानकारी देखते हैं थोड़ा सा। रबर को क्या कहा जाता है? रबर को एक कैटेगरी में डाला जाता है जिसे इलास्टोमर कहा जाता है। रबर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप और हम रबर के बारे में जानते हैं कि रबर पर आपने फोर्स लगाया, तो रबर पर फोर्स लगाने पर अपने ओरिजिनल लेंथ से, जो भी उसका ओरिजिनल लेंथ होगा, उससे 2 से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, काफी टाइम्स तक रबर की लेंथ बढ़ जाती है। और आपने उसे छोड़ा तो वापस अपने शेप को गेन करता है, बराबर है। लेकिन रबर में स्ट्रेस हटा लेने के बाद भी स्ट्रेन रह जाता है। रबर ऐसे मटेरियल को जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाने पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन डेवलप करता है, इलास्टोमर कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स? इलास्टोमर। तो रबर कैसा होता है? इलास्टोमर होता है। अच्छा, वल्केनाइज्ड रबर और रबर नेचुरल रबर दोनों में डिफरेंस होता है। वल्केनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से रबर में चेंजेस लाए जाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रबर को बनाया जाता है। तो बच्चों ये देखा गया है कि अगर वल्केनाइज्ड रबर हो, कौन सा रबर हो? वल्केनाइज्ड रबर हो, तो उस रबर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कुछ इस तरह से पाया जाता है। स्ट्रेस अप्लाई करने पर ग्राफ ऐसा, स्ट्रेन अप्लाई, और देखिए रिमूव कर लेने पर
व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, लोडिंग मतलब क्या, स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है, रीलोडिंग मतलब क्या, या रिमूवल ऑफ लोडिंग हम कह सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ लोडिंग, भाई स्ट्रेस आपने अप्लाई किया, स्ट्रेन बढ़ता है, बराबर है, स्ट्रेस हटा लेने के बाद तुरंत स्ट्रेन नहीं होता, मतलब वो रिट्रेस नहीं करता कर्व, देयर इज अ टाइम लैग। आपने स्ट्रेस लगाया और छोड़ा तो तुरंत वो वापस गेन नहीं करता है, वो थोड़े समय के बाद गेन करता है। तो उसका लोड अप्लाई करने का ग्राफ ऐसा है और लोड हटा देने के बाद वापस से रीगेन करने का ग्राफ ऐसा है। और देखो मैं इससे पहले भी आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं जिसका नाम एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी में मैंने आप लोगों को सिखाया था, क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, मैंने ये सिखाया था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया जाता है U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये मैं फॉर्मूला सिखा चुका हूं। और एनर्जी डेंसिटी में ऐसा कहा था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इसे कहते हैं जूल पर मीटर क्यूब। तो देखो जहां भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट होगा, जहां भी किसका प्रोडक्ट होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोडक्ट होगा, वहां पर जूल पर मीटर क्यूब आंसर की यूनिट आएगी, जो भी आप वैल्यू निकालोगे। तो देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर आप एरिया निकालते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का अगर आप क्या निकालते हो स्टूडेंट, एरिया निकालते हो, तो एरिया निकालने पर आपको एनर्जी डेंसिटी मिलती है, जूल पर मीटर क्यूब मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम और भी समझे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किन किन तरह के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कर्व किसी एक विशेष मटेरियल का ग्राफ नहीं है, ये बहुत सारे मटेरियल की स्टडी करने के बाद में ऑलमोस्ट बहुत सारी बातों को या बहुत सारे मटेरियल का व्यवहार समझाने में सक्षम ग्राफ है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने और हमने मिलकर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को समझा, वहां पर हमने ब्रिटल सब्सटेंस के बारे में सीखा, ब्रिटल के साथ साथ हमने देखा था कि कुछ सब्सटेंस डक्टाइल होते हैं और कुछ मटेरियल मेलेबल होते हैं जिनकी शीट्स बनाई जा सकती है। अब यहां मेरी तीन बातें ध्यान रखिएगा, आपको हार्डनेस, स्ट्रांगनेस और टफनेस, ये तीनों बातें याद रखनी है। हार्डनेस, स्ट्रांगनेस और टफनेस, मैं इसको एक नेमोनिक टेक्निक की मदद से आपको याद करवा रहा हूं, बाकी अदरवाइज इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हार्डनेस, टफनेस एंड हार्डनेस, स्ट्रांगनेस एंड टफनेस। हार्डनेस मतलब क्या, स्क्रैच प्रेजेंट फॉर हार्ड फ्यूचर, तो जहां पर स्क्रैचिंग की बात आएगी तब मैं हार्डनेस वर्ड यूज करूंगा, ध्यान रखना। कहां किसकी बात आएगी, स्क्रैचिंग की बात, स्क्रैच प्रेजेंट फॉर हार्ड फ्यूचर, देख सकते हैं आप ऊपर मैंने लिखा है। अब आप सेकंड बोला है मैंने स्ट्रांगनेस के बारे में, तो देखिए स्ट्रांगनेस के लिए क्या लिखा हुआ है, वियर स्ट्रांग एंड डिसेंट यूनिफॉर्म, नॉट टू डिफॉर्म योर फ्यूचर। भाई सही तरह के कपड़े पहनिए, सही तरह के पोशाक पहनिए ताकि आपका भविष्य खराब ना हो। योर फ्यूचर शुड नॉट डिफॉर्म। स्ट्रांग यूनिफॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्ट्रांगनेस की बात आएगी तो डिफॉर्मेशन की मैं बात बोलूंगा। किसकी बात बोलूंगा, डिफॉर्मेशन की बात बोलूंगा। पहले तीनों याद करवा रहा हूं, बाद में समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है। टफनेस, फाइट अंटिल, मतलब फाइट टफली अंटिल गेट फ्रैक्चर, जब तक टूट ना जाओ तब तक लड़ो। टफ लड़ाई लड़िए जब तक आप टूट ना जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए। तो फ्रैक्चर की बात आएगी तो टफनेस से कंसर्न होगा, हार्डनेस की बात आएगी तो किससे कंसर्न होगा बोलो, स्क्रैचिंग से कंसर्न होगा, और हम बात करेंगे स्ट्रांगनेस की बात आएगी तो किससे कंसर्न होगा, डिफॉर्मेशन से कंसर्न होगा। मतलब क्या हुआ, हार्डनेस जैसे ही वर्ड दिमाग में आता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल याद दिला देता हूं डायमंड के बारे में। हीरा सदा के लिए, गिफ्ट के लिए, बड़े बड़े सेलिब्रेशन के लिए हीरा, डायमंड। पर आपको पता है डायमंड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, डायमंड को आप ऐसे हथौड़े से तोड़िए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ब्रिटलनेस अवेलेबल है। पर डायमंड के बारे में एक बात और सुनी होगी आप लोगों ने, स्क्रैचिंग के लिए यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सर बोले डायमंड कट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब हार्ड है, मतलब क्या है, हार्ड है तभी तो कट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो देखिए क्या वर्ड बोला गया है, द टर्म हार्डनेस ऑल्सो रिफर्स टू स्टिफनेस और रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, स्क्रैचिंग और एबरेशन और कटिंग। मतलब कटिंग का, एबरेशन, स्क्रैचिंग, कटिंग, इनमें जो रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होता है उसे हम हार्डनेस से बता रहे होते हैं। ग्रेटर हार्डनेस, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। जितना ज्यादा हार्डनेस होगा उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में उसका नेचर होगा। देखिए बुलेट प्रूफ ग्लास, ड्रिल बिट्स, डायमंड, स्क्रैचिंग, नो स्क्रैचिंग नो कटिंग, मतलब उसका खुद की कटिंग नहीं होती। अब देखो जो खुद नहीं कटता वो दूसरों को काट सकता है ना, आप समझ रहे हैं क्या, कि जो खुद नहीं कटेगा वो दूसरे को काट देगा। मतलब आप सपोज
डायमंड को लेके ग्लास को कट करते हैं, तो ग्लास कट जाता है लेकिन डायमंड नहीं कटता है, मतलब डायमंड खुद नहीं कट पा रहा है लेकिन काट दे रहा है, बराबर है। तो यही प्रॉपर्टी हमने इसको, डायमंड की इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज कर लिया। अब देखिए सेकंड, नो स्क्रैचिंग। स्क्रैच थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डायमंड पर। आइएगा अब स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मेशन की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म, डिफॉर्म। मतलब अगर आपको डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़े तो हम ये कहेंगे मटेरियल स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मेटल रिक्वायर हाई फोर्स फॉर द डिफॉर्मेशन, मोर स्ट्रेंथ, मोर फोर्स फॉर डिफॉर्मेशन। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसे डिफॉर्म करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर। तीसरा क्या है? देखो, फाइट टफली अंटिल गेट फ्रैक्चर। तो टफनेस बोलते हैं ना, पेपर बहुत टफ आ गया यार, पेपर बहुत टफ आ गया, ये वो टफ नहीं भाई, समझ लेना पहले। हम जो बोलते हैं ना पेपर बहुत टफ आ गया, पेपर बहुत हार्ड था, ये हार्ड टफ ये सब चीजें कंफ्यूज करती है, तो फिजिक्स में वो अलग है। स्क्रैच प्रेजेंट फॉर हार्ड फ्यूचर, तो याद रखना स्क्रैचिंग कंसेप्ट कि स्क्रैच होने में मानता नहीं है, कट होता नहीं है, हार्डनेस है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, डिफॉर्म, मतलब क्या? स्ट्रॉन्गनेस का कंसर्न सीधा लार्जर डिफॉर्मेशन से है। और आखिरी बोल रहा हूं मैं आपसे, क्या टफनेस का कंसर्न किससे? फ्रैक्चर से। तो देखिए, प्लास्टिसिन क्ले, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्रैक्चरिंग व्हेन इट इज द फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो ये रेजिस्ट करता है, फ्रैक्चर नहीं होता है, बराबर है। फ्रैक्चर मतलब टूटता नहीं है। बोलते ना हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बेंड टूट गया होता है ना, तो उसे ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रैक्चर क्या मतलब हुआ? ना टूटने तक की बात, तो यहां टूटने नहीं देता। क्ले कैन बी स्ट्रेच एंड डिफॉर्म ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। तो आप ये बच्चे जो खेलते हैं ना, वो मिट्टी से क्ले आती है आजकल, जिसे किसी भी अलग टाइम में फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फ्रैक्चर नहीं होती। फ्रैक्चर नहीं होती, शेप चेंज कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं। तो देखिए ये वही है, बुलेट प्रूफ ग्लास की प्रॉपर्टी ऐसी ही होती है, ड्रिल बिट्स ऐसी होती है और एनविल ऐसा ही होता है। बोलो सर एनविल क्या होता है? अरे एनविल का सीधा मतलब जो लोहार होता है, हथौड़ा किसी ने किसी सरफेस पे रख के पीटता है ना उसे, तो जिस पे रख के पीटता है उसे हम एनविल बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया एनविल का मीनिंग क्या हुआ? तो एनविल का नेचर कैसा होता है? फ्रैक्चर नहीं होता, वो टूटता नहीं है कि 50 हथौड़े मारो टूट के नीचे गिर गया। सोचो ऐसा सपोर्ट लेके आओ कि 2 हथौड़े मारे और टूट के गिर गया, तो अच्छा होगा क्या? नहीं, हमको वो सपोर्ट चाहिए जितनी भी मार खा ले, कितनी भी मार खा ले, टूटे ना। तो वही वाली बात है। वापस एक बार फाइनली रिकॉल करो, क्या बोला मैंने आपको? चलो रिकॉल करो। पहला बताओ, हार्डनेस के बारे में बताओ। स्क्रैच प्रेजेंट फॉर हार्ड फ्यूचर, तो स्क्रैचनेस का कंसेप्ट सीधा हार्डनेस से कंसर्न है। वियर नाइस यूनिफॉर्म, डिफॉर्म, अदरवाइज फ्यूचर विल डिफॉर्म। डिफॉर्म का सीधा कंसर्न स्ट्रॉन्गनेस से है, और आखिरी सीधा कंसर्न जो टफनेस है वो ब्रेकिंग से कंसेप्ट है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।